1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा का पाठ में के रूप में हुआ। इसकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। ए ओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, इसकी स्थापना जहाँ हुई वहाँ मुंबई के गुरुकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई कांग्रेस की। उसके उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। दादाभाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो ये नामकरण किया ये किया दादाभाई नौरोजी ने। इससे पहले जो इसका नाम था, इसका पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम हुआ करता था। इससे पहले दादाभाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। प्रथम अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ। इसके जो अध्यक्षता बने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जॉर्ज यूले थे, जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बनी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसमें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उनका नाम था एनी बेसेंट। इन्होंने अध्यक्षता की थी 1917 में। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ। इसकी जो अध्यक्षता करी थी वह की थी रहमतुल्लाह शानी ने इसकी अध्यक्षता की। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल का हिस्सा ये है। यहाँ पे दो हिस्से में इसका विभाजन हुआ। क्या उद्देश्य था इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो था हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना ही बंगाल का विभाजन था। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे 1905 के समय। ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था बंगाल विभाजन। इसकी योजना कैसे कैसे बनी, यानी कि 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। ब्रिटिश संसद में ये प्रस्ताव रखा गया 1903 में 3 दिसंबर को। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि बंगाल विभाजन हो रहा। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित कर दी गई 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 में इसका विरोध प्रारंभ हो गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। एक तो पश्चिमी बंगाल था, एक था आपका पूर्वी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसमें हिंदू जनसंख्या का बाहुल्य क्षेत्र था। और जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल और असम, इसमें मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य क्षेत्र था। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया था। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एक
पूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई थी बंगाल विभाजन के स्वरूप। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध एक गीत था अमर सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अब भी यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, अमर सोनार बांग्ला। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमान एक शिष्टमंडल जिसमें 16 लोग शामिल थे आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय प्रांतीय स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी। प्रथम निर्वाचन मंडल की मतलब है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। निर्वाचक मंडल है कि ऐसा अलग क्षेत्र जिसमें एक ही वर्ग के लोग चुनाव प्रतिनिधित्व बनेंगे और आम जनता उन्हीं के वर्ग के लोग उन्हें वोटिंग करेंगे। एक ऐसा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर दी। ढाका ने नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना 1996 में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह नवाब मोहसिन अल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में शामिल हुए थे मुस्लिम लीग में। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो सूरत में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। एक रास बिहारी बोस भी है और एक है रास बिहारी घोष। तो ये 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी सूरत में। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और एक गरम दल में हुआ। नरम दल नरमपंथी नेता कहलाए, उदारवादी नेता कहलाए। इनका दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु और दीनसा इवाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष। ये नरमपंथी नेता थे। कुछ गरम दल के नेता थे। हमें सिर्फ यही याद रखने गरम दल के नेता, बाकी सब नरम दल के नेता थे। इनकी संख्या गरम दल की संख्या कम है, इसलिए हमें याद करने के लिए गरम दल के ही नेता याद करने। इसमें बाल गंगाधर तिलक थे जो गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। एक नाम आता है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस एक युवा थे, मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी की सजा इन्हें मिल गई थी। खुदीराम बोस, ये हैं खुदीराम बोस। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। खुदीराम बोस, इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था। जो मुजफ्फरपुर के जज थे D.H. किंग्सफोर्ड, इन्हें मारने की साजिश में
मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे षड्यंत्र मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, खुदीराम बोस को, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। उसके बाद होता है 1913 में गदर पार्टी। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1913 में गदर पार्टी भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आंदोलन था। इसका गठन किया गया 1913 में। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है 1913 में बनी, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है और इसकी स्थापना लाला हरदयाल और मोहन सिंह मकना ने की। लाला हरदयाल जी हैं और ये नीचे आते हैं मोहन जी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1914 से लेकर 1918 तक का ये प्रथम विश्व युद्ध चला। 1915 गांधी जी का भारत आगमन हुआ और 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ। जो कांग्रेस 1907 में विभाजन हुआ था कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में, वो 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर नरम दल गरम दल का एकीकरण हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी एक समझौता हुआ, 1916 का लखनऊ समझौता। उसके बाद होता है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीति और शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना। स्थापना इसकी कर दी होम रूल लीग आंदोलन की एनी बेसेंट ने। पुणे में इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। उसके बाद आता है चंपारण आंदोलन। 1917 का चंपारण आंदोलन बहुत ही खास है। ये प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। 1915 में गांधी जी आए। 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1917 में चंपारण बिहार में एक स्थानीय नेता, जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था, एक गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। वहाँ एक नीति थी 3 कठिया प्रणाली के बारे में उन्हें जानकारी मिली। 3 कठिया प्रणाली यह थी कि वहाँ पर 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम निकलकर यह आया कि 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। उसके साथ ही करों को भी, जो अदर कर थे, उसे भी 25% तक कम कर दिया गया। ये आंदोलन गांधी जी का सफल आंदोलन हुआ। इसमें प्रश्न पूछा गया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? यह थी 3 कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए है। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये भी 1918 में हुआ। ये चंपारण सत्याग्रह के बाद दूसरा आंदोलन था 1918 में। अहमदाबाद मिल कपड़ा मिल के मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। विवाद किसका था? विवाद था फ्लैग का। जब फ्लैग के वक्त
कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें बोनस के रूप में उन्हें बोनस मिलता था। उस बोनस को कंपनी फ्लैग के बाद समाप्त करना चाहती थी। इसका विरोध किया। मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करना चाहा और मजदूरों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए बोल दिया। उसके बाद इस आंदोलन में भी गांधी जी अपने इस आंदोलन में भी सफल हुए। उसके बाद में उन्हें फ्लैग जो उनका बोनस था उसके बाद हुआ खेड़ा आंदोलन। ये भी 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद 1918 में ही गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरोध में अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उन्हें करों की वसूली उनसे कर ली जाती थी और किसानों को लगान न देने के लिए इस पर गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच या निष्कर्ष निकला कि लगान माफ हो गया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर बहुत ही अधिक भारत में चर्चित व्यक्ति थे। इस आंदोलन में सफलता के बाद उन्हें भारत में एक बड़े नेता के रूप में देखा जाने लगा महात्मा गांधी जी को, क्योंकि उनके तीसरा आंदोलन भी सफल रहा। खेड़ा आंदोलन भी अहमदाबाद में मिल मजदूर हुआ, उसके बाद उससे पहले चंपारण हुआ। तीनों ही जो है ये आंदोलन इनके सफल सिद्ध हुए। ये देख सकते हैं खेड़ा आंदोलन। उसके बाद आता है रोलेट एक्ट 1919। ये क्या था? रोलेट एक्ट था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसी को भी शक के दायरे में लिया और उस पर कानूनी कार्रवाई कर दी। जब 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई तो उसके बाद 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट भारत लाया गया, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और अन्य भारतीय सोच रहे थे। जैसे गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए प्रोत्साहित किया था और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दिया था, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठा सके, परंतु कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद होता है जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में। इसकी पिक्चर देख सकते हैं आप जलियांवाला बाग की। कैसे अंग्रेजों के द्वारा एक भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 लोग कम से कम मारे गए। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे नेता थे डॉक्टर साबुद्दीन कचालू। इनकी गिरफ्तारी हो गई। इनकी गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ, कई जगह हिंसा भी हुई और अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम के 5 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हो रही थी, विशाल सभा थी। रोलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था कि कैसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तभी एक सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोहिणी डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया।
इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस वक्त जो वायसराय थे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन होने का जो कारण था, ये मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। उस समय तुर्की के खलीफा को सारी विश्व में मुसलमानों के धर्म गुरु माना जाता था। तुर्की के खलीफा को उन्होंने और उनके ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेज़ों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। बाद में गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया, और क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया, परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। मुसलमानों को भी भारत के इन सभी घटनाओं को देखते हुए उसके बाद में चला असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन चला 1920 में। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग भी करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवाओं, विदेश सामान और चुनाव बहिष्कार करना था। अतः करों का भुगतान करने से भी इनकार करना था। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, केसर ए हिंद की उपाधि से वापस लौटा दी थी। उसके बाद होता है चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में। इसमें कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, और ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान में चौरी चौरा कांड में किसानों ने एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थानों को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे, और गांधी जी से असहयोग को स्थगित करने के लिए तैयार हो गए थे। गांधी जी हिंसात्मक होते हुए इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की। जैसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया, कि अगर ये असहयोग आंदोलन आप समाप्त कर रहे हैं तो राष्ट्रीय संकट है, ये राष्ट्र के लिए ये हितकारी नहीं है। इसके साथ ही अन्य नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय आदि, मोतीलाल नेहरू ने भी इस युवा आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे, और बाद में सब ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद एक पार्टी बनती है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बनती है, जो भी गांधी जी के इस फैसले से खुश नहीं थे, उन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं करा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना कर दी, जिसका नाम
स्वराज पार्टी थी 1913 में इलाहाबाद में। कहाँ करी? इलाहाबाद में कर दी। उसके बाद में आता है साइमन कमीशन 1928 में। साइमन कमीशन 1928 आता है। साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर्जन सिमोल ने किया था, जिसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया था, साइमन कमीशन का, जो 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ स्वागत देशव्यापी हड़ताल से शुरू हुआ और जब है कमिश्नर दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक के नारे लगे। आप देख सकते हैं नारे लगे, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लाला लाजपत राय के खिलाफ, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक सहयोग किया गया। प्रदर्शन करने पर पुलिस ने लाला लाजपत राय पर और अन्य उनके कर्मचारियों, उनके जो सहयोगियों पर लाठीचार्ज किया, जिससे लाला लाजपत राय को काफ़ी गंभीर चोटें आई, जिसके कारण उनकी कुछ समय बाद मृत्यु भी हो गई लाला लाजपत राय की इस चोट के कारण। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। ये 2 चरणों में चला। 2 चरणों में ये आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन गांधी जी का एक असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला, परंतु कुछ कर्म कांड की वजह से इस आंदोलन के समय काल में बीच में एक समय ऐसा आया जिसमें आंदोलन नहीं चल पाया, जिसे ही 2 चरणों में, इसलिए 2 चरणों में हुआ। इसके तात्पर्य यह था कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला। पहला चरण 1930 से लेकर 1931 तक था। दूसरा चरण 1932 से लेकर 1934 तक का दूसरा चरण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को हुआ डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगों को रखा। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 तक हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 को हुआ समाप्त, और यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, वायसराय उस वक्त लॉर्ड वेलिंगटन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इसकी तस्वीर देख सकते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे और देसी रियासतों के भी 16 प्रतिनिधि थे, और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद
फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया। यह गांधी इरविन समझौता कहलाया। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी जी इसमें सहभागी रहे। इन्होंने जो है केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल महात्मा गांधी जी थे जो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। और महिला प्रतिनिधि की बात करें सोइनो नायडू, बेगम जहां और शहनवाज। राष्ट्रीय दल के जो प्रतिनिधि थे मदन मोहन मालवीय जी थे। और दलित वर्ग के जो प्रतिनिधि थे सम्मेलन में अम्बेडकर साहब जी थे। और मुस्लिमों के आगा खां मौलाना शौकत अली और जिन्ना भी शामिल थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी सम्मेलन में बहुत ही नाराज हुए और वह आमरण अनशन पर चले गए, क्योंकि सम्मेलन में सभी ने अपने अपने वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी, जो गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। वे नाराज हुए और उन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन से नाराजगी जताई। पूना पैक्ट समझौता जो 1932 में हुआ, जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से नाराज होकर यरवदा जेल में आमरण अनशन पर चले गए। वहाँ पर अंबेडकर साहब और महात्मा जी के साथ में जो एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी थे और 20 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। इसी बीच मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारियों के प्रयास से पुणे में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य समझौता संपन्न हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया कि निर्वाचक मंडल नहीं होगा, इससे हमारे हिंदू भी आपस में बट जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था गांधी जी ने। और उसके बाद प्रांतों में दलितों की जो सुरक्षित सीटें थी वे 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और इस समझौते पर गांधी जी और अम्बेडकर जी के हस्ताक्षर हो गए। उसके बाद आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 को हुआ। ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया और मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित नहीं किया गया था इस सम्मेलन में। उसके बाद आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू हुआ। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। 1939 के द्वारा ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। 1940 की बात करें, मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर दी। 1940 में पाकिस्तान की मांग कर दी। उसके बाद आता है 1942 का क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया
स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत में रहा। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, जो ऐसा नहीं हो सका क्योंकि अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध में जो कहा वो नहीं किया। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में जो 1914 से 1918 तक चला उसमें भी मदद ले ली थी, 1914 से 18 वाले में मदद ले ली थी, उसी वेश पे चाहते थे 1939 द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीयों की मदद मिले। 1939 में दूसरे युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अंग्रेज की ओर से पूरी तो कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह इस बार भी अंग्रेजी सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए और भारतीयों को अंग्रेजी सेना में विश्व युद्ध में जो मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे, परंतु जैसे धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा इस बार नहीं खाना चाहते थे। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आए और वह भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः सफल रहे। इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, जो आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1942 का था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी और अन्य सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया, आगा खां पैलेस में। उसके बाद होता है 1945 में शिमला सम्मेलन। ये शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 को तक चला। शिमला सम्मेलन असफल साबित हुआ। शिमला सम्मेलन 1940 का कैबिनेट मिशन 1940 में आया। कैबिनेट मिशन आया 1940 में। कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करने के लिए और भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना भी कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। 1947 में आए। 1922 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत में 34वें व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत में 34वें व एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य होगा। इस योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश हो गए। एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। जो बाद में ईस्ट में ये बांग्लादेश बना। ईस्ट में पाकिस्तान जो है बाद में बांग्लादेश बन गया। 30 जनवरी 1948 को ये एक दुखद सूचना थी
जो 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के समय नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी,